हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन। आज हम मेटल एंड नॉन मेटल्स के पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं और ट्राई टू मेक द नोट्स ऑन स्पेसिफिक पॉइंट्स। जैसे यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और आयनिक बॉन्डिंग के बारे में थोड़ा बात करेंगे, जो बहुत ही पेट टॉपिक्स है बोर्ड के क्वेश्चंस के लिए। तो आइए डिस्कस करते हैं इनको। हमारे पास पहली चीज है कि मेटल एंड नॉन मेटल में एसिड्स के साथ रिएक्शंस। तो अगर हम देखेंगे तो मेटल जो है जनरली क्या होता है, किसी भी एसिड्स के साथ रिएक्ट करना, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड्स के साथ रिएक्ट करता है। अब यहाँ पे जब आप देखेंगे तो ये जो जिंक के साथ सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन कर रहा है, तो जिंक सल्फेट बनाता है और इसके साथ हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। हाइड्रोजन गैस क्या होती है? लिबरेट आउट होती है। होता ये है कि जो हाइड्रोजन H2SO4 है, इसमें से 2H पॉजिटिव आयंस निकलते हैं और प्लस SO4 2 माइनस होता है। और जिंक रिएक्शन के दौरान Zn2 पॉजिटिव होता है और ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ लिबरेट करता है। तो ये जो सल्फेट के -2 चार्ज है और जिंक का +2 चार्ज है, ये आपस में जिंक मिलके क्या बना देते हैं? जिंक सल्फेट। और बाकी ये जो 2H पॉजिटिव है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन H पॉजिटिव एब्जॉर्व करता है और एब्जॉर्व करने के बाद यहां से निकल जाता है हाइड्रोजन गैस। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में जहां पे हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है किसी भी मेटल के रिएक्शन के साथ, तो उसका बेसिक रिएक्शन का अप्रोच यही होता है कि मेटल जब इलेक्ट्रॉन लिबरेट करता है, तो वो H2 पॉजिटिव आयन जो होता है वो उसको अब्सॉर्ब कर लेता है और हमारे पास इसका फॉर्मेशन हो जाता है। तो हमेशा इन सारी चीजों को यू ऑलवेज हैव टू अंडरस्टैंड इट, और इस चीज को हमेशा ही ध्यान से रख के करने की कोशिश कीजिएगा। नाउ अगर उसी तरीके से हम देखें नॉन मेटल में, तो नॉन मेटल जनरली डाइल्यूट एसिड के साथ उसका कोई रिएक्शन नहीं होता, वो रिएक्शन ही नहीं करता, वो इनर्ट इन नेचर होता है। नाउ नेक्स्ट अप्रोच देखें तो ये एक पोर्शन है जो एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है। ये वाला पोर्शन स्पेसिफिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार पढ़िएगा जरूर। इसमें ये जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है कि द रिएक्शन वाज आल्सो मोस्ट एक्सोथर्मिक इन दिस वेरी केस। मतलब जहां पे भी मेटल रिएक्शन करता है वो बेसिकली एक्सोथर्मिक इन नेचर होता है। और रिएक्टिविटी देखेंगे तो सबसे पहले Mg रिएक्ट करता है, रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि कौन सा मेटल कितनी जल्दी एसिड्स के साथ रिएक्शन करेगा। तो पहले क्या करता है? Mg सबसे ज्यादा रिएक्शन करता है, उसके बाद एल्यूमिनियम और उसके बाद जिंक और उसके बाद आयरन। सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू हैव टू अंडरस्टैंड कि रेट ऑफ द रिएक्शन का ये अप्रोच होता है, इसको याद भी रखना। अच्छा, इन केस ऑफ कॉपर नो बबल्स ऑफ फॉर्मेशन। जो हाइड्रोजन गैस बनती है तो उस केस में कॉपर के साथ बबल का फॉर्मेशन नहीं होता। ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एंड टेम्परेचर रिमेन अनचेंज। टेम्परेचर रिमेन अनचेंज। दिस शोज दैट कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। कॉपर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेशन नहीं करता। ये एक ऑब्जेक्टिव में आए हुए क्वेश्चंस, मतलब आएंगे क्वेश्चंस, इसको ध्यान से देखना। यहां पे कुछ पॉइंट्स है, इसको हमेशा याद रखिएगा इन पॉइंट्स को। ये पैराग्राफ एनसीईआरटी में बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, एक्वा रीजिया एक वर्ड आता है। एक्वा रीजिया आप लोग अभी शुरुआत कर रहे हो, केमिस्ट्री के पढ़ोगे, जब आप 11th में जाओगे, 12th में जाओगे, अपने रिसर्च में जाओगे, तो इस चीज का बड़ा महत्व है एक्वा रीजिया का। ये है क्या? एक्वा रीजिया बेसिकली अ कॉकटेल ऑफ टू एसिड्स। टू एसिड्स मतलब दो एसिड्स को एक साथ बनाओगे, मिलाओगे, स्पेसिफिक रेशियो। उस स्पेसिफिक रेशियो में अगर आप डालोगे, और वो रेशियो क्या है? 3:1। वो रेशियो क्या है? 3:1। तो है क्या कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मतलब HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मतलब HCl, एंड कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का मतलब HNO3। HNO3 इन दोनों को जब आप मिलाओगे, जिसमें 3 रेशियो HCl का रहेगा और 1 रेशियो किसका रहेगा? HNO3 का रहेगा। जब इन दोनों को आप मिक्स करोगे एक साथ, व्हेन यू विल मिक्स बोथ ऑफ दिस थिंग्स टुगेदर, तो हमारे पास एक्वा रीजिया होएगा। जैसे सपोज करो कि तुमने 100 ml 100 ml एक्वा रीजिया लिया है, मतलब एक्वा रीजिया रॉयल वाटर इसको बोलते हैं, एसिड्स लिया है। तो उसमें से जो 75 ml है वो क्या है? HCl। 75 ml क्या है? HCl। प्लस जो 25 ml है, जो 25 ml है वो क्या है? HNO3। तो दिस शोज कि हाउ द फॉर्मेशन ऑफ एक्वा रीजिया टेक प्लेस। बहुत इंपॉर्टेंट है
कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिडिक इन नेचर होता है, और इसकी एसिडिटी का पता तब हमें लगता है, वी अंडरस्टैंड इट, कि वो सबसे इनर्ट मेटल, मतलब गोल्ड और प्लैटिनम, ये दोनों इनर्ट मेटल होता है। इनर्ट मेटल का मतलब ये जनरली किसी से रिएक्शन नहीं करते हैं, ये अपने ओरिजिनल स्टेट में ही रहते हैं। ओर से भी निकलेंगे तो अपने ओरिजिनल स्टेट में ही रहेंगे, दे विल नॉट रिएक्ट टू एन एनी एक्सटेंट, मतलब नहीं रिएक्शन करते। ये भी अगर एक्वा रीजिया में डालोगे तो उसमें भी क्या होगा, सॉल्युबल, डाइल्यूट हो जाएंगे धीरे धीरे। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इसका मतलब क्या है कि ये बहुत ही कोरोसिव होता है, बहुत ही रिएक्टिव होता है, और बहुत ही, अगर हम लैब में इसको यूज करते हैं तो वी यूज इट इन अ वेरी 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 केयरफुल वे, ठीक है ना। तो ये है एक्वा रीजिया। आई थिंक हमने अपना पॉइंट क्लियर किया, कॉन्सेप्ट क्लियर है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्टेज। नेक्स्ट स्टेज में देखो कि अब हम रिएक्शन विथ बेस की बात करते हैं। वही जो मेटल है, रिएक्शन विथ बेस की बात करते हैं। नॉन मेटल अगेन डज नॉट रिएक्ट विथ बेस। नॉन मेटल की जो रिएक्टिविटी है बेस से वो इनर्ट है। लेकिन अगर हम देखेंगे सम मेटल्स रिएक्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस लाइक NaOH। NaOH के साथ रिएक्शन करेगा, और उसके साथ से हमारे पास यहां पे सोडियम जिंकेट का फॉर्मेशन, और सेम प्रोसेस में आप देखो H2 गैस का फॉर्मेशन हुआ। क्या इस चीज को बहुत ध्यान से देखेंगे कि ये भी उसी प्रोसेस से इन सारी चीजों में, मतलब याद रखना कि जब भी हम बेस डालेंगे, जब भी वी ऑलवेज यूज बेस, तो हमेशा हमेशा क्या होगा, सोडियम जिंकेट का फॉर्मेशन। अगर NaOH है तो सोडियम जिंकेट का फॉर्मेशन होगा, किसके साथ, जिंक के साथ। जिंक यहाँ पे +2 स्टेज में आएगा और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे लिबरेट होगा। तो इस केस में भी, रिएक्शन विथ बेस में भी, यू विल फाइंड दैट हाइड्रोजन गैस इज कमिंग आउट। नाउ नेक्स्ट स्टेज देखो, ये एक ना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब कि एक स्पीशीज, अगर जैसे सपोज को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारे पास है, लिखा है मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट, ठीक है, फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन। अब है क्या कि जैसे मेरे पास आयरन और कॉपर सल्फेट है, तो आयरन और कॉपर के बीच में रिएक्टिविटी डिफरेंस है। आयरन इज बिट रिएक्टिव एज कंपेयर टू कॉपर। तो किया क्या कि आयरन ने इस कॉपर से सल्फेट को क्या किया, डिस्प्लेस किया, और हमारे पास फॉर्मेशन क्या हो गया, कॉपर, और यहां पे क्या हो गया, आयरन सल्फेट। मतलब सल्फेट जो है वो कॉपर से रिप्लेस कर दिया गया, कॉपर से हटा दिया गया, और आयरन हैज बीन मेकिंग द फॉर्म। तो जनरल रिएक्शन हम लेते हैं कि एक मेटल ए है, वो सॉल्ट सोल्यूशन बनाएगा बी के साथ, तो सॉल्ट सोल्यूशन ए और ये हमारे पास मेटल बी का फॉर्मेशन होगा। होता क्या है देखो, जैसे सपोज करो कि तुमने एक टेस्ट ट्यूब लिया, उस टेस्ट ट्यूब में तुमने आयरन मेटल डाला, और ये कॉपर, ये किसका है, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन इसके अंदर है। कॉपर सल्फेट का क्या है, सोल्यूशन इसके अंदर है। लेकिन विथ टाइम इंटरवल व्हाट यू विल फाइंड, विथ टाइम इंटरवल क्या फाइंड करेंगे कि ये जो आयरन है, आयरन धीरे 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 इस सोल्यूशन के साथ मिलेगा, और यहां पे ये आयरन क्या करेगा, आयरन सल्फेट बनाना शुरू करेगा। ये सोल्यूशन आयरन सल्फेट बनाएगा, और उस मेटल रॉड के ऊपर धीरे 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 चारों तरफ से क्या होगा, कॉपर डिपॉजिट्स होना शुरू हो जाएंगे। धीरे 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 चारों तरफ से क्या होंगे, कॉपर डिपॉजिट्स होना शुरू हो जाएंगे। सो दिस इज द कॉपर विच ऑलवेज डिपॉजिट्स ऑन दीज रॉड्स। तो ये एक इंपॉर्टेंट अप्रोच है। आप देखोगे कि कोई भी आयरन नेल रहेगा, इस तरह के रिएक्शंस में आप देखोगे अगर डिस्प्लेसमेंट होगा तो उस आयरन नेल के चारों तरफ धीरे 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 कॉपर डिपॉजिट्स होना शुरू हो जाएंगे, एक थिन लेयर बन जाएगी इसकी। तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ अब ये रिएक्टिविटी सीरीज है कि कौन सा मेटल कितना रिएक्टिव है। तो इसमें देखो कि जो पोटेशियम है और ये सोडियम है, ये रिएक्टिव मेटल्स में आते हैं। मतलब जैसे तुमने इनको पानी में भी डाला तो आप देखोगे एक्सोथर्मिक होगा रिएक्शन, लेकिन अगर पानी में तुम जिंक डालो या पीबी डालो तो उस तरीके से एक्सोथर्मिक, मतलब उस तरीके से वो रिएक्शन विगरसली रिएक्ट नहीं करेगा। तो इसका मतलब कि जब भी हम इस तरह की बात करेंगे तो सोडियम पोटेशियम इस तरह की चीजें जो होंगी, ये जो ग्रुप्स हैं, ये मोर रिएक्टिव है। लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि गोल्ड और सिल्वर, यहां पे देखेंगे Ag मतलब सिल्वर और Au मतलब गोल्ड, ये सारे क्या है, इनर्ट इन नेचर है, दे आर वेरी लेस रिएक्टिव। और हमारे पास और देखो कि अगर हम आयरन की बात करें, जिंक की बात करें, तो ये करीब बीच में आता है इनकी रिएक्टिविटी, इट मींस दे आर बिट लो। अभी डिस्प्लेसमेंट हमने रिएक्शन सीखा था कि मेरे पास आयरन है और प्लस कॉपर सल्फेट है, तो आयरन ज्यादा रिएक्टिव है किससे, कॉपर सल्फेट से ज्यादा रिएक्टिव है, आयरन इज मोर रिएक्टिव।
तो इसका मतलब क्या होगा कि आयरन इसको क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। तो फॉर्मेशन क्या होगा, FeSO4 और प्लस Cu। फॉर्मेशन क्या होगा, FeSO4 प्लस Cu। सो दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग विच वी ऑलवेज हैव टू कंसिडर। ये हमें बहुत ध्यान से समझना होगा। तो इसलिए जो ज्यादा रिएक्टिव होगा अपने से कम रिएक्टिव मेटल्स के साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेशन करेगा। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट स्टेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसके बारे में हमने पहले भी बात की अपने वीडियोस में, पीरियोडिक टेबल करके एक वीडियो बनाया, वहां पे भी इसके बारे में थोड़ी बात की है। यहां पे हम देखेंगे कि क्या है, कैसे, किस तरीके से, और इससे हम क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं, एक इसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो अब जैसे देखो कि हमारे पास क्या है, के शेल, एल शेल, एम और एन शेल है। के शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तो अब देखो कि अगर हम हीलियम की बात करें तो हीलियम के पास कितने, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स किस में आएंगे, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि इसकी जो रिक्वायरमेंट है उस शेल की, उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, और वो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो दे आर फुलफिल्ड। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज द स्टेबल एंड द नोबल गैसेस एलिमेंट। सेम गोस कि अगर आप उसी तरीके से नियॉन को देखो तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है। अब के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, और इसका जो आउटर मोस्ट शेल है, जो एल शेल है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 8। कितने इलेक्ट्रॉन है, 8। तो ये कंप्लीटली क्या है, फुलफिल्ड है, दे आर कंप्लीटली फुलफिल्ड। तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट टेक अवे कि अगर वैलेंस शेल में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, अगर उतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो क्या है, उनके वैलेंस शेल की रिक्वायरमेंट फुलफिल है, उसके आउटर मोस्ट शेल की रिक्वायरमेंट फुलफिल है, एंड दे विल नॉट टेक पार्ट इन एनी रिएक्शन। जनरली दे वोंट, हैजार्डस कंडीशन में आप देखोगे तो कुछ कुछ रिएक्शन कर सकते हैं, बट जनरली दे वोंट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस। ये सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे है। लेकिन उसके एवज में आप देखो तो इसका यूज भी करेंगे हम, आयनिक बॉन्डिंग में इसका यूज भी करेंगे। उसके एवज में देखो तो हमारे पास सोडियम है। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11। एटॉमिक नंबर 11 का मतलब उसमें टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या, तो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर हमारे पास एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, और उसके वैलेंस शेल एम में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1, बस 1 इलेक्ट्रॉन। अब उसको टोटल 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने वैलेंस शेल की रिक्वायरमेंट कंप्लीट करने के लिए। तो टू गेन 7 इलेक्ट्रॉन इज टफ। तो वो क्या करता है, इजीली 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके अपने रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर लेता है। तो जनरली आप देखोगे, एम आई मेकिंग सेंस, वो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो अब उसका आउटर मोस्ट शेल कौन सा हो जाएगा, एल शेल, और एल शेल में तो 8 इलेक्ट्रॉन्स है ही है। तो जब ये प्रोसेस होगा तो इसका मतलब क्या है कि अगर सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन लिबरेट कर दिया, बाहर निकाल दिया 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या आ जाएगा, जब भी इलेक्ट्रॉन बाहर आता है तो सोडियम क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, और 1 इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ आ गया। भाई उसने बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन चला जा तू, है ना, एंड विद दिस वेरी प्रोसेस इट बिकम्स स्टेबल। क्लियर है? तो अब ना उसी तरीके से आप थोड़ा सा पीछे की इधर की तरफ जाओ, क्लोरीन की तरफ देखो। क्लोरीन, अब क्लोरीन को देखोगे तो क्लोरीन के एटॉमिक नंबर कितना, 17 के शेल की रिक्वायरमेंट फुलफिल, 2 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। एल शेल की रिक्वायरमेंट क्या, 8 इलेक्ट्रॉन है तो 8 है, और एम शेल की कितनी रिक्वायरमेंट है, 8 की, और है इसके पास कितना, 7। तो इसके लिए 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना इजी है कि नहीं है? तो उसी करके Cl क्या करता है, अगर 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या हो जाएगा, Cl नेगेटिव। क्या हो जाएगा, Cl नेगेटिव। तो इस करके हमारे पास जब भी इस तरह की चीजें बनती हैं तो इसको हम आयनिक बॉन्डिंग बोलते हैं। इसके बारे में हम समझेंगे, पर वंस यू अंडरस्टैंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और उस पे क्या चार्ज डेवलप हो रहा है, तो आप इजीली कोई भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला राइट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। आई थिंक वी मेड अवर पॉइंट। इसी करके आप इन सारी चीजों को बहुत ध्यान से देखना। इस एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम मैं बोलता हूं कि एल्यूमिनियम +3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। क्यों +3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि भाई के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8, और हमारे पास एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। तो अब इसको वैलेंस शेल की रिक्वायरमेंट कंप्लीट करने के लिए क्या होगा, 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसलिए क्या करता है एल्यूमिनियम, जनरली क्या करता है कि एल्यूमिनियम +3 आता है
और प्लस 3 इलेक्ट्रॉन लिबरेट कर देता है। 3 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, बाहर निकाल देता है, इसीलिए एल्यूमिनियम +3 फॉर्म में रहता है। ठीक है, अच्छा एल्यूमिनियम और क्लोरीन के बीच में बाइंडिंग चाहिए तो क्या फॉर्मूला बनेगा, तो क्लोरीन क्या है -1 और एल्यूमिनियम क्या है +3 है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा AlCl3। AlCl3 क्लियर है ना, आसान है कि नहीं है भाई, एल्यूमिनियम +3 और क्लोरीन -1, तो आपस में क्या हुआ, बाइंडिंग कर ली ना, और इसको सेटिस्फाई करने के लिए 3 नेगेटिव चाहिए तो क्लोरीन 3 हो गया। तो यू ऑलवेज ट्राई टू अप्लाई दिस काइंड ऑफ साइंटिफिक अप्रोच टू योर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, आप इजीली ड्रॉ कर पाओगे। अगर रटने की कोशिश करोगे तो भाई n नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, करोड़ मॉलिक्यूल्स है, नहीं रट पाओगे, इसलिए ऑलवेज अप्लाई दिस मेथड, और इन सारी चीजों को थोड़ा दिमाग में बिठा के रखना। नाउ यहां पे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये वाला थोड़ा सा जो मैंने पीरियोडिक टेबल अभी एक्सप्लेन किया है, उन सारी चीजों का एक्सप्लेनेशन यहां पे इस स्लाइड में है, और इसके आगे आने वाले लिखा हुआ है कि सोडियम कैसे +1 में आता है, ये सारी चीजें मेंशन की हुई जो मैंने अभी समझाया आपको। और इस केस में भी यहां पे भी वही सारी चीजें कि भाई क्लोरीन -1 में क्यों आता है, ये मैंने अभी समझाया आपको। तो दैट इज द थिंग, यू ऑलवेज हैव टू अंडरस्टैंड इट, और यही सारी बातें इसमें लिखी गई, तो इसको एक बार पढ़िएगा जरूर, एनसीईआरटी का पॉइंट है ये। नाउ अगर नेक्स्ट स्टेज देखो, तो अब हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, इसको हम बोलते हैं आयनिक बॉन्डिंग। आयनिक बॉन्डिंग, अब आयनिक बॉन्डिंग क्या होती है, जिसको आयनिक बॉन्डिंग बेसिकली क्या होता है, आयंस के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको हम आयनिक बॉन्डिंग बोलते हैं। भाई एक मैग्नेटिज्म का एक बड़ा बेसिक और पुराना लॉ है कि अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, लाइक चार्ज रिपेल करते हैं, तो अगर कोई पॉजिटिव होगा वो नेगेटिव के साथ अट्रैक्ट करेगा। तो दैट अट्रैक्शन इन द मॉलिक्यूल्स, कोई भी एक एटम है जो आयन के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ और उनके बीच में जो अट्रैक्शन हो जाएगा उसी को हम क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्डिंग। तो ये लिखा कि सोडियम क्लोरीन आयंस हैज बीन ऑपोजिटली चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर held with a strong electrostatic force of attraction exist in the form of sodium chloride NaCl. It should be noted that the sodium chloride does not exist as a molecule aggregated opposite charge ions। मतलब क्या है कि वो एक दूसरे के साथ एग्रीगेशन मतलब बाइंडिंग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनके ऑपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ हैं, दे हैव बीन अट्रैक्टेड टू ईच अदर। तो दैट इज अ इंपॉर्टेंट स्टोरी व्हिच वी ऑलवेज हैव टू अंडरस्टैंड। क्लियर है, इसमें कोई डाउट कोई परेशानी, इसको समझना है। अब देखो ये हुआ क्या है, तो वही स्टोरी मैंने इसके पहले भी रिपीट की है कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2881 है, उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लिबरेट किया तो क्या हो गया 28, और एक इलेक्ट्रॉन बाहर आया तो पॉजिटिव चार्ज, जब भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो पॉजिटिव चार्ज, तो इसको हम बोलेंगे सोडियम कैटायन। उसी तरीके से क्लोरीन को देखो तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287, और ये जो एक इलेक्ट्रॉन है इस भाई साहब ने गेन कर लिया तो ये क्या हो गया माइनस चार्ज, तो क्या हो गया अब 288 हो गया, तो ये क्या गया सोडियम एनायन। अब इसको आपको दिखाना है तो सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने गेन किया, जब इस क्लोरीन ने उस इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो सोडियम पॉजिटिव चार्ज, और सारे क्रॉस इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सोडियम के हैं, और ये जो सॉरी क्लोरीन के हैं, सारे क्रॉस इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के हैं, और ये जो एक डॉट है वो सोडियम का दिया हुआ इलेक्ट्रॉन है, यही बताने की कोशिश की गई है, और माइनस चार्ज है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट कर रहे हैं। दिस इज अ फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, जिसको हम बोलते हैं आयनिक बॉन्डिंग। ठीक है, नाउ एक ऐसे देखना मैग्नीशियम क्लोराइड का भी एक्सप्लेनेशन है। देखो यहां पे आयनिक बॉन्डिंग को इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी बोलते हैं या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग भी बोलते हैं। मैग्नीशियम देखो तो मैग्नीशियम 288 होना चाहिए, लेकिन अब इसमें क्या 282, तो भाई इसको 8 कंप्लीट करने के लिए 6 गेन करना है, जो फिजिबिलिटी नहीं है, तो ये क्या करेगा 288 और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ निकालेगा। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ निकलेगा तो ये हो जाएगा मैग्नीशियम कैटायन, मैग्नीशियम कैटायन, और जैसे ही ये मैग्नीशियम कैटायन हो जाएगा तो क्लोरीन हमारे पास बनेगा 287। क्लोरीन का क्या है 287, वैलेंशियल में कितना है 7 इलेक्ट्रॉन है, ये क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या होगा 288। अब देखो हमारे पास कि मैग्नीशियम क्लोराइड है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, और क्लोरीन नेगेटिव चार्ज, तो क्लोराइड एनायन है, नेगेटिव चार्ज का क्लोराइड एनायन है, और मैग्नीशियम कैटायन मतलब मैग्नीशियम का पॉजिटिव चार्ज जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन लिबरेट हो गया।
जब इसको बॉन्ड में रिप्रेजेंटेशन करनी है तो इसके मैग्नीशियम Mg के वैलेंस शेल में कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन है। ये एक इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ गया, क्लोरीन, और एक दूसरा इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन की तरफ गया। जैसे ये हुआ तो Mg+2 हो गया, लेकिन क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है और वो एक इलेक्ट्रॉन डॉट नेगेटिव चार्ज, और ऐसे कितने क्लोरीन है, 2, इसीलिए क्या लिखा हुआ है, ट्वाइस। क्या लिखा हुआ है, ट्वाइस। ये चीज ध्यान रखना कि भाई क्लोरीन नेगेटिवली चार्ज के कितने क्लोरीन है, 2 क्लोरीन, इसे इसको लिखा ट्वाइस। इसी को बोलते हैं MgCl2। इसी को क्या बोलते हैं, MgCl2। इस करके फॉर्मेशन है। अब देखो ध्यान से, इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जनरली हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है। आयनिक कंपाउंड्स के बीच में जो ऑपोजिट चार्ज होते हैं वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना स्ट्रांग होता है कि उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हमेशा हाई होती है। तो आयनिक कंपाउंड हैज अ स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अपोजिटली चार्ज आयन, लॉट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्स टू ब्रेक द बॉन्ड। इसीलिए इनकी वो आयनिक बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है, इसीलिए इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज बहुत हाई होती है। नाउ हार्ड एंड बिटर, जितनी भी हमारे पास आयनिक बॉन्डिंग की स्पीसीज है वो बहुत हार्ड इन नेचर होती है, बिटर होती है। वी कैन नॉट ब्रेक इट इजीली। व्हाई? बिकॉज़ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज इज हाई, they have a very strong bonding between them, so we have to crush them to get a separated kind of stuff, so they are basically very hard। तो इसीलिए आप देखेंगे they are hard due to strong ionic bonding। same वही reason, ionic bonding है तो hard है। however they are bitter when the force is applied, like charge ion come closer, repulsion कौन, और क्रिस्टल फिर क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। जैसे उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो लाइक चार्जेस एक दूसरे के पास आते हैं, उनके बीच में एक रिपल्शन शुरू हो जाता है और फिर this leads to the breaking of the crystal। जनरली क्रिस्टल टूटते नहीं है, तो you have to apply very hard force in that। soluble in water, भाई नमक पानी में डालो तो soluble है। most ionic compounds are soluble in water, क्योंकि पानी में आयनिक कंपाउंड ही soluble होते हैं। water molecules surrounded by separate ion helping them to dissolve। water molecules खुद ही आयनिक in nature, मतलब polar in nature होता है थोड़ा सा, तो इस करके जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं, पोलर कंपाउंड्स हैं, वो इसमें सॉल्युबल होते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जनरली क्या होता है, न्यूट्रल होते हैं। तो न्यूट्रल में न्यूट्रल स्पीसीज सॉल्युबल होगा, आयनिक थोड़ी होगा, क्योंकि आयन में चार्ज होता है। तो जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, इस करके जो पोलर कंपाउंड्स हैं उसमें सॉल्युबल नहीं होते। लिखा हुआ है यहां पे, बिकॉज ऑफ दिस दे आर नॉन पोलर इन सॉल्वेंट। कंडक्शन करते हैं किसका, इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन एंड एक्वस स्टेज। जैसे ही नमक को आप पानी के अंदर डालो और थोड़ा सा शेक करो, आप देखो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना शुरू करेगा। तो एक्वस स्टेट हो या मोल्टेन स्टेट हो, उसमें वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। इन सॉलिड स्टेट आयंस आर फिक्स्ड, कैन नॉट मूव। सॉलिड स्टेट में आयन से एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकते, और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए एक आयन को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़ता है। तो सॉलिड स्टेट में वो फिक्स है, लेकिन मोल्टेन स्टेट में और एक्वस स्टेट में दे आर नॉट फिक्स। तो मोल्टेन और सॉल्यूशन फॉर्म ऑफ आयन आर फ्री, सो दे आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नाउ फॉर्म्स क्रिस्टल सॉलिड्स। क्रिस्टल सॉलिड्स का मतलब क्या होता है कि आयनिक कंपाउंड्स आर रेगुलर क्रिस्टलेटिक ऑर्डरली अरेंजमेंट आयंस which give them a crystal appearance। मतलब क्या है कि जो आयनिक कंपाउंड है उनके जो पार्टिकल्स है वो बहुत ही सिस्टमेटिकली अरेंज्ड है। और व्हाट इज सिस्टमेटिक अरेंजमेंट? तो जैसे सपोज करो कि आपके पास 20 या 22 किताबें हैं, उसको अगर सिस्टमेटिकली अरेंज करोगे तो आप देखोगे कि वो एक स्टैक ऑफ बुक बन जाएगी। लेकिन अगर आप ऑड इवन अरेंज करने की कोशिश करोगे तो क्या हो जाएगा, कुछ दूर बाद जाके वो गिर जाएगी। तो जो आयनिक कंपाउंड है वो बिल्कुल वो स्टैक ऑफ बुक जो है वो बहुत ही इवनली और ऑर्डर वाइज अरेंज्ड है। इसी करके उनकी जो अरेंजमेंट होती है वो बहुत ऑर्डरली होती है। इसी की वजह से इनके मॉलिक्यूल्स क्रिस्टल फॉर्म में भी अरेंज्ड होते हैं, क्रिस्टल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, एंड एट द सेम टाइम बिकॉज ऑफ दिस दे हैव अ वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो दिस इज अ इंपॉर्टेंट टेक अवे। नाउ यहां पे कुछ आयनिक कंपाउंड्स है भाई, ये कुछ आयनिक कंपाउंड्स है जो एनसीईआरटी में गिवन है। NaCl मैंने बता दिया, MgCl2 बता दिया। आप लिथियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम ऑक्साइड, इनका आप क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे कि कैसे आयनिक कंपाउंड्स बनाए जाते हैं। ये उनकी मेल्टिंग पॉइंट्स हैं, ये इनकी बॉइलिंग पॉइंट्स हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज यहां पे गिवन है, ठीक है। सो फ्रेंड्स,
दिस इज एंड ऑफ दिस वेरी पोर्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, इसके बाद मुझे ओर्स के बारे में थोड़ा आपको समझाना है और मेटल्स के आइसोलेशंस के बारे में आपको समझाना है। सो दिस इज द थिंग विच वी हैव टू डू। ठीक है, टिल देन आप इन सारी चीजों को पढ़ो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एंड एंजॉय।